तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा का जिलेवार परिचय। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी आज कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम 7 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर जाकर आपको ये बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एचसीएस, एचएसएससी या अपकमिंग एचटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये हरियाणा जीके की क्लास आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को आप सभी जानते हैं, इसे धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी स्थिति कहाँ पर है। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी स्थिति के बारे में। इन जो भी डाटा है ना, उस सब के बारे में हम पहले जान लेंगे। हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है, तो इस तरीके से ऐसे लगाकर चलिए, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ कहीं आपको कुरुक्षेत्र देखने को मिलेगा। तो उत्तरी भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा? कुरुक्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके उत्तर दिशा में अंबाला, मान लो ये कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र का उत्तरी दिशा कौन सी होगी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो ऊपर की तरफ यहाँ अंबाला है, उत्तर पूर्व में इसके यमुनानगर है, पश्चिम में इसके कैथल है और दक्षिण में इसके करनाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आपको ये मतलब जो आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है उसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। तो उत्तरी भाग में स्थित है। हरियाणा के कहाँ पर है? उत्तर दिशा में है। इसके साथ साथ जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के साथ उत्तर दिशा में अंबाला डिस्ट्रिक्ट लगती है, उत्तर पूर्व में यमुनानगर है, पश्चिम में क्या है? कैथल है। मतलब इस तरीके से इस साइड में इसको कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है वो टच करती है, और दक्षिण में इसको करनाल जिला जो है वो सीमा बनाता है इसके साथ में। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्थापना की, कि कुरुक्षेत्र जिला जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी, कब अस्तित्व में आया था। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 23 जनवरी 1973 में अस्तित्व में आया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो 23/1/73 से याद रख लेना। 23/1/73, दोनों में 3 आ रहा है, तो 23/1/73 से याद रखना क्या बना है? आपका कुरुक्षेत्र जिला बना है। तो 23/1/73 से आपके कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जो है वो अस्तित्व में आती है। इसके बाद हम इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया इसका 1530 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले मैंने आपको महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि उसका एरिया 1899 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1900 के आसपास है। ठीक है, तो इसका एरिया एज कंपेयर टू महेंद्रगढ़ कम है, तो इसका मतलब कुरुक्षेत्र जो है वो महेंद्रगढ़ से छोटी डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं जनसंख्या की। तो यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 9 लाख प्लस है। महेंद्रगढ़ की भी मैंने जब कल आपको पढ़ाई थी तो बताया था कि उसकी जनसंख्या भी आपके 9 लाख प्लस है। तो आपके कुरुक्षेत्र की जनसंख्या भी 9 लाख प्लस है, महेंद्रगढ़ की भी जनसंख्या भी आपके 9 लाख प्लस है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के जनघनत्व की। लेकिन जो हमने मतलब कल जब मैंने आपको महेंद्रगढ़ पढ़ाया था तो उसका जनघनत्व तो 400 के आसपास था, 400 प्लस था, 450 से कम था शायद, और 400 के आसपास था। लेकिन इसका जनघनत्व देखिए आप, 631 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में यहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ का एरिया भी कम है, वहाँ का एरिया भी ज़्यादा था। और यहाँ पर लोग कितने रहते हैं? 631 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। यहाँ के लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो 888 यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। तो कुरुक्षेत्र के लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा? 888 है। ठीक है, साक्षरता दर भी यहाँ की सही है, तो साक्षरता दर 76% है। महेंद्रगढ़ की कल साक्षरता दर हमने पढ़ी थी 77%। आप सोचेंगे कि मैं महेंद्रगढ़ के बारे में इसमें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, आप उसको लिंक कर पाएंगे और अच्छे से याद रख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की तहसील की। यहाँ पर जैसे थानेसर तहसील है, पेहोवा है और शाहाबाद है। उप तहसील की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उप तहसीलों में लाडवा है, इस्माइलाबाद है और बाबीन है। तो ये याद रख लेना आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन से पर्यटन स्थल है। सबसे पहले तो इसे हम 360 तीर्थ स्थलों के नाम से जानते हैं। इसका नाम ही है 360 तीर्थ स्थलों की नगरी। ठीक है, धर्म नगरी इसीलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल है।
यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिसर है, कमली वाले बाबा का डेरा है, कमोदा वन है, पहले कमोदा वन कहे जाते थे, कुरुक्षेत्र से राजस्थान तक फैले हुए थे। वाल्मीकि जी का आश्रम है, थानेसर महादेव मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अब हम जान लेते हैं कुरुक्षेत्र के इतिहास के बारे में कि मतलब ये पहले कैसे था, अब कैसे है, कैसे अस्तित्व में आया, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। कुरुक्षेत्र जिले का जो इतिहास है, श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र आर्य संस्कृति का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। तो श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली क्या कही जाती है? कुरुक्षेत्र कही जाती है। आर्य समाज यानी कि जो हिंदू समाज था, आर्य समाज था, पहले आर्य संस्कृति थी आपके, उसमें यह सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है क्योंकि महाभारत काल का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ, यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, तो इस वजह से जो कुरुक्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1956 में यहाँ पर कुरुक्षेत्र मतलब यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की गई थी, लेकिन जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये 1973 में इंडिपेंडेंट बन गई, इसको अलग कर दिया गया और एक पूर्ण डिस्ट्रिक्ट का रूप दे दिया गया। तो 1973 में कुरुक्षेत्र को अलग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। 1956 में जब हम पंजाब का हिस्सा थे तभी ही यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी, ये मैंने आगे एक्सप्लेन करके लिखा भी है। लेकिन बाद में जब जैसे हम पंजाब से अलग होते हैं तो ये हमारे हिस्से में आ जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में जैसे बौद्ध धर्म है, जैन साहित्य है, बौद्ध धर्म और जैन साहित्य में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, थूण शब्द का, जिसे हम थूणा के नाम से भी जानते हैं, इसे थूणा ग्राम कहा जाता था। यही आगे जाकर स्थानीश्वर नगर यानी कि थानेसर कहलाया। आज भी आप जाएंगे तो आपको थानेसर देखने को मिलेगा, वहीं पर ही आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। तो ये पहले थूण था, थूणा था, फिर स्थानीश्वर हुआ, आज हम इसे थानेसर के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है, थूण या थूणा कहा गया है, और ये आगे जाकर स्थानीश्वर के नाम से जाना जाने लगा, आज हम इसे थानेश्वर के नाम से जानते हैं। यही श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। हर्षवर्धन के समय में इसे क्या कहा गया, श्रीकंठ जनपद कहा गया था। ठीक है, वर्धन वंश का उदय यहीं पर हुआ था। इसी समय में मतलब उस समय में क्या हुए, प्रतापी राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, मतलब प्रभाकर वर्धन के बेटे थे हर्षवर्धन। इन दोनों के समय में जो थानेसर है ये उच्चतम शिखर पर रहा था। तो जो थानेसर है वो किसकी राजधानी रहा था, ये हर्षवर्धन की राजधानी, कैपिटल भी रहा था। इसके बाद स्थानीश्वर नगर का जो गौरवपूर्ण इतिहास है वो हर्षचरित चीनी यात्री हेन सांग ने लिखा है। ठीक है, मतलब हर्षचरित में भी लिखा गया और चीनी यात्री हेन सांग ने भी लिखा है, तो ये याद रख लेना। इसको आपको स्थानीश्वर नगर का गौरवपूर्ण इतिहास चीनी यात्री हेन सांग के वृत्तांत से ज्ञात होता है। तो हेन सांग चीनी यात्री थे, यहाँ पर घूमने आए थे, इन्होंने यहाँ पर रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, ये इनके दरबार में भी रहे, और बाद में इन्होंने स्थानीश्वर का गौरवपूर्ण इतिहास भी अपने ग्रंथों में, अपनी पुस्तकों में लिखा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में। यहाँ पर जैसे पांडवों ने जो वनवास किया था, पांडवों ने वनवास के समय वनों को साफ करके इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया था और अपनी से राजधानी भी बना लिया था। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने यहाँ पर क्या बनवाए, चंद्रगुप्त कुओं का निर्माण कराया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। जैसे अब यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा जी हैं, गुलजारी लाल नंदा जी के प्रयत्न से यहाँ पर 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र की महान सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक इन तीर्थों के उद्धार के लिए क्या बनाया, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया। तो ये आपका बहुत जरूरी है। श्री गुलजारी लाल नंदा जी के प्रयत्न से क्या हुआ, 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र की महान सांस्कृतिक धरोहर के लिए, यानी कि कुरुक्षेत्र में जो भी कल्चरल चीजें थी उनको संजोए रखने के लिए किसकी स्थापना की, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की। उस समय श्री गुलजारी लाल नंदा जी लोकसभा के स्पीकर रहे थे। इस समय हरियाणा के सीएम थे आपके बंसीलाल, और जो आपके 1968 से 1990 तक जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। बाद में पदेन अध्यक्ष कौन बना दिए गए, राज्यपाल बना दिए गए। 1989 में पहली बार गीता जयंती समारोह
को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर आयोजित कराया गया था। तो आपके गीता जयंती समारोह जो है वो 1989 के आसपास मनाना शुरू हुआ था और ये किसके अंडर हुआ? सबसे पहली बार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर हुआ, और क्योंकि ये किसको संजो कर रखता था? कल्चरल एक्टिविटीज को संजो कर रखता था। इसके बाद 1991 में कुरुक्षेत्र के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को भी इस पर्व में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक है, 1989 में क्या हुआ? गीता समारोह मनाया जाने लगा। इसके बाद 1992 में, 1989 में तो पहली बार आयोजित कराया गया। इसके बाद 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का क्या किया गया? यहाँ पर गठन किया गया। इसके बाद 2002 में महाभारत उत्सव के रूप में से मनाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इस समय में ना आपके बहुत बड़ी बड़ी जो पॉलिटिशियन थे, पर्सनैलिटीज थे, वो इसमें शामिल हुए थे। जैसे आपके उपराष्ट्रपति थे, जैसे आपके उप प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे, उद्घाटन समारोह में आए थे। तो 2002 में महाभारत उत्सव के रूप में मनाया गया इसे, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति उस समय भैरव सिंह शेखावत थे, वो यहाँ पर आए थे। इसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी यहाँ पर शामिल हुए थे, इसलिए ये आपका जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं 2001 में कुरुक्षेत्र में पैनोरमा और विज्ञान सेंटर की स्थापना हुई। मतलब ये बहुत सुंदर बना हुआ है, अगर कोई गया उसने देखा है ना, तो मतलब वहाँ एक टिकट सी लगती है, बट वहाँ अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ बहुत सारी मतलब साइंस से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई हैं। तो 2001 में कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान सेंटर की क्या की गई? स्थापना की गई। तो 2001 में स्थापना हुई है। 2002 में क्या हुआ? जो यहाँ पर आपके कौन आए थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे, और इसके साथ साथ भैरव सिंह शेखावत आए थे। यहाँ पर महाभारत उत्सव मनाया गया था। गीता जयंती समारोह 1989 में पहली बार बनाया गया था। तो ये सारी बातें ना आपको याद रख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, यानी कि यहाँ के जो शिक्षा केंद्र हैं उनकी। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है, निवारसी गांव में स्थापित है ये। इसके बाद कुरुक्षेत्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, ग्राम और सेंधा गांव में है, ग्राम भोर सेंधा गांव में 2007 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्रा 1997 में स्थापित किया गया। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1956 में ये स्थापित हुई है। 11 जनवरी 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी हम इसे कह सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के परिसर में महिला सशक्तिकरण हेतु महिला अध्ययन और अनुसंधान केंद्र भी संचालित किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है? कुरुक्षेत्र में NIT यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया गया, 2002 में इसे बनाया गया था। इसके साथ साथ आपके कुरुक्षेत्र में NID भी है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग भी स्थापित किया गया है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, जो यहाँ के महत्वपूर्ण प्लेसेस है उन सब के बारे में। तो यहाँ पर भोर सैदान है, ये मगरमच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया गया? मगरमच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके साथ साथ जैसे ज्योतिसर है, ज्योतिसर में क्या है? यहाँ पर मतलब आप सभी जानते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए आपका ज्योतिसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था, क्योंकि ना ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन से पेड़ के नीचे उपदेश दिया गया था, तो बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया गया था। आपके भारत का राजकीय वृक्ष भी बरगद है, लेकिन आपके हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद नहीं है, क्या है? पीपल है। लेकिन उपदेश कौन से पेड़ के नीचे दिया है? बरगद के पेड़ के नीचे दिया है। अब हम इसके चबूतरे की बात कर लेते हैं। तो जो ज्योतिसर तीर्थ है वैसे तो कच्चा है ये, लेकिन इसका चबूतरा पक्का बनाया गया है। ठीक है, ज्योतिसर सरोवर की टोटल लेंथ 1000 और 500 फुट है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई है ये 1000 × 500 फुट। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्म सरोवर की बात कर लेते हैं। किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है, राजा कुरु ने इसे खुदवाया था। पहले ऐसे मान्यताएं हैं कि इसका निर्माण ना स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया था, लेकिन बाद में इसको दोबारा से जो खुदवाने का काम है वो राजा कुरु ने करवाया और इसे पूरा पक्का बनाया गया है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। ज्योतिसर का केवल जो चबूतरा है वो पक्का है, लेकिन ब्रह्म सरोवर पूरा का पूरा पक्का बनाया गया है। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपने इसको देखा होगा। यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला भी लगता है। यहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर मानसरोवर झील से क्या आता है, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहां से यहाँ पर पानी आता है। और क्योंकि मानसरोवर झील जो आप सभी जानते हैं भगवान शिव जी का स्थायी निवास है,
तो इसलिए आपका ब्रह्म सरोवर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा का पूरा पक्का बनाया गया है। सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। किताबुल हिंद में भी आपके ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। इसके बाद है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर तीर्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रावण ने यहाँ भगवान शिव के रौद्र रूप की क्या की थी, पूजा की थी। तो कालेश्वर तीर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है बिरला मंदिर। जो ये बिरला मंदिर है ना, ये आपके इंडिया के पूरे हर स्टेट में बनाए हैं। जो ये मंदिर है हर स्टेट में बने हुए हैं। कहीं पर किसी भगवान के मंदिर है और कहीं पर किसी भगवान के मंदिर है। तो जैसे हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी की मतलब बहुत ज्यादा वो थी, उन्होंने यहाँ पर जो गीता का उपदेश भी दिया, यहाँ महाभारत का युद्ध भी हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर किसका मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो 1952 में जुगल किशोर बिड़ला ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर गीता के इसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं और ये नागर शैली में बनाया गया है। आपके जो उत्तर भारत के मंदिर मिलेंगे आपको वो नागर शैली में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कृष्ण संग्रहालय की। ये भी बहुत बहुत सुंदर है कृष्ण संग्रहालय। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ इतनी अच्छी अच्छी मतलब बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, बहुत सुंदर फोटो हैं, लाइटिंग है और एकदम बोलते हुए दिखाया गया है हर चीज को। मतलब एकदम जो पात्र हैं वो बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत रियल हो रहा है ये। तो कृष्ण संग्रहालय कब बनाया गया, 1987 में बनाया गया। इसलिए कृष्ण संग्रहालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके लेकिन कृष्ण जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर बन रही है, आपके वो कुरुक्षेत्र में रही है। इसके बाद यहाँ पर है थानेश्वर महादेव मंदिर। थानेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात की जाए तो ये पुष्यभूति वंश के द्वारा बनाया गया था। पुष्यभूति ने बनवाया था ये। लेकिन इसका पुनर्निर्माण की बात की जाए तो ये सदाशिव राव भाव ने बनवाया। इसके साथ साथ पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की क्या की थी, आराधना की थी। जब पांडव महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे थे तो उससे पहले पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपके कुरुक्षेत्र में है। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कहां पर है, आपके ये भी कुरुक्षेत्र में है। स्थानेश्वर वाला किसने बनवाया, सदाशिव राव भाव ने बनवाया है। लेकिन अगर सर्वेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए तो ये श्रवणनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली जो थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये शेख चिल्ली जो थे ये ना मतलब शाहजहां के बेटे हुए थे दारा शिकोह। दारा शिकोह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें इतनी सारी लैंग्वेज आती थी और इतने बुद्धिमान थे। तो दारा शिकोह जो थे वो शेख चिल्ली को अपना गुरु मानते थे, तो उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी था। तो इस वजह से ये मतलब यहाँ पर आया करते थे। शेख चिल्ली जो थे वो आपके थानेसर में आते थे। इस वजह से जो मतलब जो दारा शिकोह थे उन्होंने ना अपने पिता शाहजहां को कहकर उनका मकबरा जो है वो कहाँ बनवा दिया, थानेसर में बनवा दिया। ये उत्तर पश्चिमी कोण पर बनाया गया है, यानी कि मतलब एक तरीके से एक एंगल पे बना हुआ है। तो इसकी जो एंगल वाली डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिम है। संगमरमर से बना हुआ है शेख चिल्ली की याद में। इसका निर्माण दारा शिकोह ने करवाया था। कई बार ना शाहजहां ऑप्शन में आ जाता है। मान लो दारा शिकोह ना देकर आपको शाहजहां ऑप्शन में दे दे तो शाहजहां टिक करना है, क्योंकि ना दारा शिकोह जो थे वो कभी राजा नहीं बने थे। क्योंकि जब ये राजा वगैरह महाराजा होते हैं तो इन्हीं का नाम लिया जाता है। तो अगर दारा शिकोह नहीं होगा तो आपको शाहजहां टिक करना है, लेकिन अगर दारा शिकोह ऑप्शन में है तो आपको दारा शिकोह ही टिक करना होगा। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं देवीकूप मंदिर पर। यह भी आपके इंपॉर्टेंट है। देवीकूप मंदिर जो है ये भद्रकाली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। 52 शक्तिपीठों में से क्या है, ये एक है। ऐसा माना जाता है कि जो आपकी माता पार्वती थी उन्होंने ना रौद्र रूप धारण कर लिया था। मतलब एक तरीके से बहुत गुस्से, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बहुत अधिक गुस्से में हो गई थी। तो भगवान शिव ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से मतलब सुदर्शन चक्र घुमा दिया था। इससे उनके जो शरीर के जो पार्ट थे ना वो अलग अलग जगह पर गिरे थे। तो उसी प्रकार से उनके दाहिने पैर का जो टिकना था वो कहाँ गिरा, हमारे कुरुक्षेत्र में आ गिरा था। इस वजह से वहां पर क्या बना दिया गया, देवीकूप मंदिर बना दिया गया। इसलिए इसे हम भद्रकाली शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। तो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ आपके थानेसर मतलब कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सनहित तीर्थ की। सनहित तीर्थ जो है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक तालाब है, उसका पानी आज तक नहीं सूखा है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहा जाता है। 7 नदियों का संगम कहा जाता है। और ये सरस्वती मतलब जैसे सरस्वती नदी का पानी हो गया, बाकी और अदर रिवर्स का पानी है, उन सब का संगम कहाँ पर होता है, सरस्वती जो सनहित तीर्थ है वहां पर होता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मार्कंडेय तीर्थ
कहाँ पर है, ये शाहाबाद में है। जो ये महर्षि मार्कंडेय थे, ये मतलब 16 साल के थे तब इनकी ना मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि इनकी एक तरीके से डेथ हो गई थी। लेकिन ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान शिव यमराज से भी लड़ गए थे इनके लिए। तो मार्कंडेय तीर्थ कहाँ पर बनाया गया है, शाहाबाद में बनाया गया है। नरकातारी तीर्थ को कहा जाता है कि ये नरक से तारने वाला तीर्थ है। और यहाँ पर बाणगंगा, इसे बाणगंगा भी कहा जाता है, भीष्म कुंड भी कहा जाता है। तो नरकातारी तीर्थ आपके कुरुक्षेत्र में है। अब हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारों की। तो गुरुद्वारों में यहाँ पर गुरुद्वारा सिद्धवती साहिब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा तीसरी पातशाही है, ये गुरु अमरदास जी की, ऐसा कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे में गुरु अमरदास जी यहाँ पर आए थे। इसके बाद गुरुद्वारा छठी पातशाही यहाँ पर है, ये गुरु हरगोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था। इसके बाद गुरुद्वारा नौवीं पातशाही है। नौवीं पातशाही आप सभी जानते हैं, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे। ये रोहतक में भी आकर रुके थे जहाँ पर लाखन माजरा बनाया गया है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी जब मतलब औरंगजेब को अपनी शहीदी देने जा रहे थे तब कहाँ पर आकर रुके, ये आपके लाखन माजरा में आकर रुके थे। ठीक है, इसके साथ साथ इनका जो गुरुद्वारा ये कहाँ बनाया गया, कुरुक्षेत्र में भी है। गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर आए थे, तो यहाँ क्या बना दिया गया, गुरुद्वारा 9वीं पातशाही बनाया गया है। गुरुद्वारा 10वीं पातशाही की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर राजघाट गुरुद्वारा, ये बहुत सुंदर है राजघाट गुरुद्वारा, यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में है। इसके साथ साथ हम पेहोवा की बात कर लेते हैं। पेहोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वो श्राद्ध वगैरह भी किया जाता है। इसके साथ साथ राजा पृथु ने, ऐसा माना जाता है कि जो राजा पृथु थे उन्होंने अपने पिता वेणु का यहाँ पर क्या किया था, तर्पण किया था, टाइप ऑफ श्राद्ध यहाँ पर किया था। तो आज भी यहाँ पर श्राद्ध वगैरह का काम होता है। तो पेहोवा, और पेहोवा बहुत पुराने समय में घोड़ों के व्यापार के लिए भी फेमस था, तो इसलिए पेहोवा की जो वैल्यू है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने पूरा कंप्लीट डिटेल से कुरुक्षेत्र जिले के बारे में जान लिया है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए HPSC वाला एग्जाम अभी 9 सितंबर को बोल रहे हैं, तो अगर तब तक है तो आप इसके लिए मतलब आप ये सोचिए कि आपके लिए रिवीजन क्लासेस हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ज़्यादा टाइम की भी नहीं है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और बहुत आसानी से समझ में आने वाली है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट करने का टाइम तो नहीं होगा आपको। अब आप क्या कीजिएगा, मतलब PDF जो होगी उसे ही रीड कर लेना, एक बार क्लास देख लेना, फिर PDF रीड करोगे तो आपको आसानी से ही याद होने वाले हैं। तो ये आपकी थी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अदर क्लासेस देखने को मिलेंगी। जैसे चंडीगढ़ PRT की कोई तैयारी कर रहा है तो मेरे चैनल पर आपको सारी क्लासेस वहाँ देखने को मिलने वाली हैं, SST की और जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस आपको पता है DSSS में भी आने वाली है, इसके साथ साथ EMRS में आने वाली है, चंडीगढ़ PRT में आने वाली है। ठीक है, कोई भी एग्जाम दें आप, HCS का एग्जाम भी देंगे वहां भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, SSC का एग्जाम देंगे वहां भी पूछी जाती है। कोई भी एग्जाम देंगे सभी में आने वाले क्वेश्चन है और उसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करा रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे मेरे चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम आप सभी को पता होगा, GK विद मी के नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा तो ये चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।